नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने संविधान पॉलिटी की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की अपनी क्लास नंबर 5 नंबर ये रहेगी। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 4 आपको कंप्लीट करवा दी। लगभग एक क्लास के अंदर अपने 20 से 21 क्वेश्चनों का लगातार जो पीछे जो आरपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले भी आरपीएससी के द्वारा जो है पॉलिटी के क्वेश्चन राजस्थान वगैरह है भारत में है, किस तरह से आरपीएससी ने पॉलिटिकल के क्वेश्चन है पूछे हैं। तो इससे पहले मैंने 4 क्लासें आपको दे दी। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से क्लासें आप देख सकते हो। और आज की अपनी 5 नंबर की ये क्लास है रहने वाली है। और इसके अंदर 2011 से 22 तक पूछे गए जितने भी एग्जाम के अंदर जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पे करवाता रहूंगा। ये क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। हो सकता है ये क्लास 2 दिनों बाद में मिले, 2 दिन बाद में भी मिल सकती है, एक दिन बाद में मिलेगी, हो सकता है 3 दिन बाद में भी मिलेगी, लेकिन ये क्लास आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। और इसके अलावा इसका टेस्ट है ना, वो अपनी चल रही है प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर है। आरपीएससी आरएसएमबी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर खूब सारे टेस्ट आपको मिल चुके हैं, लेकिन जो मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ उसका टेस्ट भी आपको पार्ट वाइज है, टॉपिक वाइज पार्ट वाइज मैं आपको वहां पर टेस्ट भी आपको दिए जा रहे हैं। उससे पहले मैंने 4 क्लासें दी थी, उनका टेस्ट मिल गया। और आज की अपनी ये 5 नंबर की क्लास है रहने वाली, इसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो पहले आप यूट्यूब पे क्लास देखा करो आराम से, फिर उसके बाद में ऐप में जाकर आप टेस्ट है दिया करो, ताकि आपकी बढ़िया तरीके से पॉलिटिकल है वो तैयार होती जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, बड़ा गजब का आरपीएससी के द्वारा पूछा गया। देखो, जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता कौन करता है? सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि राज्य के अंदर अपनी बात करें भी सबसे टॉप पर कौन होता है। तो राज्य के अंदर सबसे अपनी बात करें तो जिला प्रशासनिक अधिकारी के अंदर अपनी सबसे बात करें, सबसे टॉप पर होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव सबसे टॉप पर होता है। इसके अलावा इनसे नीचे होता है संभागीय आयुक्त। कौन होता है? संभागीय आयुक्त। फिर इनसे नीचे होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर। फिर जिला कलेक्टर के नीचे जो कार्य करते हैं वो होते हैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर। उसके बाद में एसडीएम वगैरह है, नायब तहसीलदार है, पटवारी वगैरह, वो सबसे नीचे आते हैं। तो ये क्रम आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर ये एक बार क्रम भी पूछ लिया गया था। तो जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है जिला प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी। कौन करता है? जिला प्रमुख होता है ना, वो जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? जिला प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। आरपीएससी की बात आ गई, और इससे पहले भी आरपीएससी के मैंने बहुत सारे आपको बता दिए थे क्वेश्चन है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको देता है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि संविधान के भाग 14 के अंदर आरपीएससी का उल्लेख है। 315 से लेकर 323 तक आरपीएससी का उल्लेख दिया हुआ है। अब आपको याद रखना है भी, जो राजस्थान आरपीएससी के जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको देते हैं? तो वो देते हैं अपने राजस्थान के राज्यपाल को। किसको देते हैं? राजस्थान के राज्यपाल को वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल को, ये चीज याद रखनी है। अब आपको पता है जो आरपीएससी का अध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर ये सदस्य वगैरह है, अध्यक्ष वगैरह है, ये त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र भी राज्यपाल को देंगे। अब अगर बात आई हटाने की, अगर इनको पद से हटाएगा ना तो वो हटाएगा राष्ट्रपति। ध्यान रखना, कौन हटाएगा? राष्ट्रपति उनको हटाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, नोट करनी है। और आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक इनका समय होता है। तो एक एक चीज आपको नोट करते चले जाना, इतनी चीजें याद रखनी है।
कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? अब बात फिर आगे जिला कलेक्टर की। तो इसमें आपको पूछा है भी कौन सा जो कार्य है वो जिला कलेक्टर से संबंधित है नहीं है। सबसे पहले बात आई है जिला कलेक्टर की। तो जिला कलेक्टर आपको पता है भी, एक तो ये आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। किसका होता है? जिला कलेक्टर होता है ना, वो आईएएस रैंक का एक अधिकारी होता है। जिला कलेक्टर आपको पता है जिले का सर्वोच्च सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। और जिला कलेक्टर है वो संभागीय आयुक्त के निर्देशन पर कार्य करता है। इससे ऊपर होता है संभागीय आयुक्त, उसी के निर्देशन में जिला कलेक्टर कार्य करता है। अब इसने पूछा गया भी कौन सा कार्य संबंधित नहीं है जिला कलेक्टर से? स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये कथन यहाँ पे गलत है, यानी कि ये जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये जिला कलेक्टर का कार्य है। जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना, ये भी बिल्कुल कार्य है जिला कलेक्टर का। जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय करना, ये भी जिला कलेक्टर का कार्य है। ये तीनों तो कार्य हैं जिला कलेक्टर के, लेकिन जो पहला है ना, स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये जिला कलेक्टर का कार्य है नहीं है। ये चीज आपको नोट करनी है। कौन सा राजस्थान का कार्यकारी अधिकारी होता है? कौन सा राजस्थान का कार्यकारी अधिकारी होता है? और वो होता है मुख्य सचिव। अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था भी राजस्थान के अंदर प्रशासनिक अधिकारी की अपने बात करें, सबसे ऊंचा पद किसका होता है? मुख्य सचिव का होता है। और राजस्थान का कार्यकारी अधिकारी होता है मुख्य सचिव। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। कौन है? उषा शर्मा। इससे पहले ये दूसरी महिला है, इससे पहले कौन थी? कुशल सिंह है। कौन थी? कुशल सिंह थी। और अब वर्तमान में उषा शर्मा वर्तमान में मुख्य सचिव है। तो सबसे ऊंचा पद होता है मुख्यमंत्री के सम्मान का पद होता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय निहित करेगी? अब क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से आराम से पढ़ो। इसने पूछा है समिति के बारे में भी, ऐसी कौन सी समिति है जिसके बारे में ये बात कही गई है? तो किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय निहित करेगी? तो ये बात आई है समितियों की, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति के अंदर ये बात है कि यानी कि कार्य सलाहकार जो समिति है ना, उसी की सिफारिश पर है राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय निहित करेगी। अब देखो ये कार्य सलाहकार समिति होती है ना, अब इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें जो इसका अध्यक्ष होता है ना, वो होता है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा का जो अध्यक्ष है ना वर्तमान में, वो ही वर्तमान में कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। इस समिति का कार्यकाल कितना होता है? इस समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। कितना होता है? 1 वर्ष इस समिति का कार्यकाल होता है। इस समिति में सदस्य कितने होते हैं? 14 सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष सहित होते हैं 14, लेकिन अधिकतम इसके अंदर 15 भी हो सकते हैं। ये समिति ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वाले बड़े गजब के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो कार्य सलाहकार समिति, और इसका दूसरा नाम ध्यान रखना कार्य मंत्रणा समिति। क्या है? कार्य मंत्रणा समिति इस समिति का दूसरा नाम है। इतनी चीज आपको नोट करनी है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? अब क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ो। अब सीधे वाक्य आप लगा सकते हो, 65 वर्ष हो सकता है या 62 वर्ष हो सकता है, ऐसा नहीं है। बढ़िया तरीके से देखो तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है, यानी कि किस वो मतलब वर्ष तक वो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है सदस्य द्वारा वो कब तक सदस्य बन सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा 70 वर्ष। ध्यान रखना, भी इसने पूछा है भी जो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं वो अधिकतम 70 वर्ष तक वो पद धारित कर सकते हैं। इससे आगे हो गई वो पद धारित नहीं कर सकते। अब बात आई है मानवाधिकार आयोग की, तो इसमें आपको पता है, एक तो इसमें आपको याद रखना है कि अध्यक्ष व सदस्य वर्तमान में इसकी उम्र वर्ष है, इसका कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष तक की इसकी आयु में जो भी पहले हो वो है। और इसके अलावा इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, ये आपको पता है।
एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। और इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करता है? सदस्यों के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। त्याग पत्र भी राज्यपाल को देते हैं। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। राज्य राज्य मानवाधिकार आयोग है और इसका गठन कब हुआ था? 23 मार्च 2000 को इसका गठन किया गया था। राजस्थान में से नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक है? राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में इसने पूछा है, एक निर्दलीय जो प्रत्याशी है उसको नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। अब बात आई है नगर पालिका की, तो इसने पूछा है भी अगर नगर पालिका का वो चुनाव लड़ेगा ना, तो एक निर्दलीय जो प्रत्याशी है उसको नामांकन के लिए कम से कम 5 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का न्याय निर्णय किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, अब बात आई है भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है वर्तमान में जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है, याद रखना DY चंद्रचूड़ है। तो केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद का न्याय निर्णय किया जाता है। इसमें बताना भी किस क्षेत्र के अंदर वो, अगर राज्यों और केंद्र के बीच में अगर विवाद हो जाए तो किसके अंतर्गत वो करेगा? तो वो करेगा मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। किसके अंदर? मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसका न्याय निर्णय करेगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा वक्तव्य गलत है? अब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा भी, इसके अंदर कौन सा कथन है गलत है? तो इसमें सबसे पहले वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ किया था 28 जनवरी 1950 को। बिल्कुल सही है इससे। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों से संबंधित प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो पहला ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसने पहला कथन यहाँ पे गलत होता है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये 31 यहाँ पे गलत हो गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से गलत वक्तव्य की पहचान कीजिए। अब इसमें मैं बता देता हूं, इसमें 31 सदस्य नहीं थे लगभग, अब मान के चलो वर्तमान में 34 के आसपास इसमें न्यायाधीशों की संख्या है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से गलत वक्तव्य की पहचान कीजिए। अब नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में देखना है आपको भी, इसमें कौन सा गलत है कथन माना गया है। तो ये राज्य के सभी 3 अंगों के कार्य करने हेतु निर्देश हैं। बिल्कुल सही है। जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, तो वो है 3 अंगों के कार्य। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के समान है। ये भी बिल्कुल सही है। ये भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण चार्टर से निर्मित है। बिल्कुल सही है। राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। ये कथन यहाँ पे उत्तर इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य द्वारा इसके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा इस पर उल्लंघन करेगा तो रिट जारी करेगी। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। इसने गलत कथन पूछा है तो 4 नंबर गलत कथन है इसका। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? देखो मैंने अभी बताया था ना पीछे भी, अगर राज्य और केंद्र के बीच में जो विवाद से संबंधित आ जाए तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनका जो है विवाद सलटारा होगा। अब मूल क्षेत्राधिकार का जो उपयोग है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये पूछ लिया। देखो तो ये है अनुच्छेद 131। कौन सा? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग अनुच्छेद 131 के तहत करती है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार में कार्य करता है? अब देखो मूल क्षेत्राधिकार मैंने बता दिया 131 के तहत आ गया। अब आया है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, यानी कि सलाह किसके अनुरूप देगा? तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सलाह देगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर लागू होती है? ये लागू है, ध्यान रखना, सभी न्यायालयों पर लागू होती है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर लागू हो जाएगी? तो ऐसा उल्लेख किया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत। ध्यान रखना 141 में ये कहा गया है
भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी घोषित विधि होगी तो वो सभी न्यायालयों पर लागू होगी, और ये माना गया 141 के अंदर। कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? अब देखो, भारत के राष्ट्रपति की बात आ गई, इसमें पूछा भी कौन सा कथन इसके अंदर सही नहीं है। वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है। पहला कथन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है। ये तो कथन बिल्कुल सही है, भी दोनों सदनों में भी अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है वो तो। वह दोनों सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो अनुच्छेद 108 के तहत भी दोनों दशाओं के कुछ दशाओं के तहत भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इसमें पहला कथन मुझे गलत लग रहा है, वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है। ये कथन यहाँ पे गलत हो गया ना, इसमें सही नहीं है। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको कथन दिए हुए हैं, इसमें बताना भी कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला इसमें दिया हुआ है कि भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है। भारत में प्रधानमंत्री का जो चयन होता है ना, वो संसद करती है। तो इसमें दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे अपने राज्य के अंदर होता है ना, जिसे मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, उसी प्रकार जो है सेंटर पर भी प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा सही है, तो इसमें पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है, कूट में सही कथन का चयन करना है, तो इसमें तीसरा और दूसरा और तीसरा इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? देखो, अभी मैंने आपको बताया, पीछे जस्ट ही मैंने बताया, तो इसका गठन कब हुआ था? 1999 में, और 2000 में तो इसकी शुरुआत हो गई थी, और गठन कब हुआ था? 1999 में। 18 जनवरी 1999 को तो इसका गठन हो गया था, और इसका जो कार्य प्रारंभ हुआ था ना, वो हुआ था 23 मार्च 2000 को। कब है? 23 मार्च 2000 को इसका कार्य प्रारंभ हुआ, और इसका जो गठन हुआ था वो था 18 जनवरी 1999 को। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये बड़े गजब के क्वेश्चन आते हैं भी, सीधे सीधे कई बार एग्जाम के अंदर दोबारा भी आपको देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार है, जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है, इसका अध्यक्ष होता है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखो, राजस्थान के मुख्य सचिव और अवधि पूछ ली, देखो एग्जाम के अंदर भी ऐसा कौन सा है। अब कई बार पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया था ना, भी कौन सा मुख्यमंत्री के समय कौन सा मुख्य सचिव रहा, वो तो आते आते हैं, लेकिन ये देखो उनका समय ही पूछ लिया, भी कहां से लेकर किसका समय सही है। तो राजस्थान के मुख्य सचिव है, और अवधि यहाँ पर है दी। इसने पूछा भी कौन सा इसके अंदर सुमेलित नहीं है। अब इसके अंदर देखो, गोपाल कृष्ण बड़ौत, इनका समय था 28/11/77 से लेकर 29/12/1980। बिल्कुल सही है। अब इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 80 तक था। अब इसके समय मुख्यमंत्री कौन था? तो वो था भैरों सिंह शेखावत। याद रखना, गोपाल कृष्ण बड़ौत के समय मुख्यमंत्री था भैरों सिंह शेखावत। ये बिल्कुल सही है। फिर है विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर। अब इसने पूछा है, फिर 1986 से लेकर 1992 के बीच पूछा, 1986 से 92 के बीच मुख्यमंत्री कौन था? इनके समय थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी थे विपिन बिहारी माथुरलाल के समय। इसके बाद में कार्यकाल आता है मीठालाल मेहता। मीठालाल मेहता। अब मीठालाल मेहता की बात आई है, तो इनका समय था 2000 से, ये कथन गलत है, क्योंकि इनका समय था 1994 से लेकर 97 तक इनका समय था, और इस समय इनके समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। आर के नायर, इनका सही है, 2002 से 2005 के समय आर के नायर रहे थे। और आर के नायर आपको पता है किन के समय थे? इनके समय मुख्यमंत्री कौन था? वसुंधरा राजे इनके समय मुख्यमंत्री रही थी। तो याद रखना है बढ़िया तरीके से, इनके क्रम में एक दो बार आप पढ़ पढ़ के लिखोगे तो याद हो जाएगा आपके। अब इसके अलावा इसका उत्तर तो 3 नंबर हो ही गया। अगला क्वेश्चन देखो,
राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। अब देखो इन पदाधिकारियों का क्रम आपको बताना, देखो पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम बताना है, अवरोही क्रम में बताना यानी कि बड़े से छोटे की ओर बताना है। तो बड़े सबसे पहले आपको पता है सबसे बड़ा होता है पदाधिकारी, वो होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव सबसे बड़ा होता है। उसके बाद में स्थान आता है शासन सचिव का, मुख्य सचिव के बाद में शासन सचिव होता है। उसके बाद में आता है अतिरिक्त सचिव, फिर होता है उप सचिव, यानी कि एक, फोर, थर्ड और सेकंड, ये इसका क्रम में हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। राज्यपाल अपने सविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा, यानी कि किसकी सहायता से सलाह से करेगा? तो वो करेगा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। राज्यपाल अपने सविवेक यानी कि अपनी विवेक कृत्यों को छोड़कर अपने किसी की दूसरे के निर्वहन और की सहायता से सलाह से करेगा, तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद दोनों से वो सलाह लेकर वो कार्य करेगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया है? देखो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए भी, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? वो था 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया, ध्यान रखना। तो ये 7वां जो संविधान संशोधन है उसी के तहत राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया गया। राज प्रमुख संस्था का लोप होकर राजस्थान में राज्यपाल का गठन हुआ था। याद रखना बढ़िया तरीके से। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। आज की अपनी ये 5 नंबर की सीरीज रही है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अपनी जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरे साल की वार्षिक करंट चल रही है, और आरपीएससी इसके अंदर आपको टेस्ट मिल ही जाएगा ओल्ड क्वेश्चनों वाली। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए स्पेशल भारत और राजस्थान का करंट है, और इसके अलावा आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनकी पीडीएफ क्वेश्चन भी अपलोड है अपने ऐप के अंदर है। मात्र 30 रुपए के अंदर आप ले सकते हो। आंसर की साथ में लगी हुई है। सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों के हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के ही आपको मिल जाएंगे। ये प्रीवियस ही ओल्ड क्वेश्चनों के आंसर की लगी हुई है। 2011 से लेकर 22 तक आपके लिए सारे पेपर है अपलोड है, तो ये भी आप ले सकते हो। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।